जैसा कि आपने भी सुना होगा, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एड्रेस हुआ और उम्मीद ये की जाती थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो खुतबा होगा वो जम्मू कश्मीर की मुश्किलात, मामलात और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात है, एस्पिरेशन है, उनकी अक्कासी करेगा। और उसके साथ साथ जो सरकार बनी है अभी हाल ही में यहाँ 3-4 महीने पहले, उनके जहन में विजन होगा कि हमने आने वाले 5 साल में जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से किस तरह निकालना है, उसके बारे में कोई डायरेक्शन की बात होगी। पर अगर आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, जब 2019 में 5 अगस्त को हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो 370 को 35 को इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली ख़त्म करके पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी, और उसके बाद जितने भी यहाँ एलजी आए तो उनकी तकरीरें, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे अभी जो हमारे प्रेजेंट एलजी हैं, इनकी तकरीरों को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इस गवर्नर एड्रेस में और उन तकरीरों में कोई फ़र्क नहीं है। पहले डे 1 जिस दिन ये जम्मू कश्मीर के साथ ये मामला किया गया, उसको मैं कांड कहती हूँ, डाका डाला गया, उसी दिन से होम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटहुड की बात की। और उसके बाद जितने भी एलजी आए, जितने भी बाहर से जो भी हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, कोई आते हैं, तो वो उसी बात को दोहराते हैं कि भाई स्टेटहुड मिलेगा। पर मेरा ये मानना है जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, वो स्टेटहुड तक महदूद नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो उनकी पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके, कहीं ना कहीं ये जो अभी इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने जिस सरकार को चुना है, उसका एक्सटेंशन बन गई है। जो अभी तक हम कहते थे, चिल्लाते थे ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन हरकत को जो बीजेपी ने इन सालों की, उनको जायज़ करार देने की उसमें दौड़ में लगे हुए हैं। और जितना भी हमारा डिसएम्पावरमेंट हो गया 2019 के बाद, डिसपोजेशन हो गया है, उसको एड्रेस करने की कोई बात नहीं है कहीं पर भी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं जी केजरीवाल नहीं बनना चाहता हूँ। आपको कोई केजरीवाल बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, मगर खुदारा अपने लोगों की इज्जत नफ्स, उनके हुकूक के लिए तो खड़े हो जाइए। ये मतलब चीफ मिनिस्टर बनना तो ठीक है, मिनिस्टर बनाना तो ठीक है, मगर इसका मकसद क्या है? आपको लोगों ने वोट किस लिए दिए हैं? इसलिए दिए थे कि जो पिछले 2019 से यहाँ पर जो एक माहौल बना है, जो हमें बेइख्तियार किया जाता है, जो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जो मिनरल्स से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरियों से, हर चीज़ से हमें आहिस्ता आहिस्ता बेदखल किया जाता है। तो लोगों ने इसलिए चुना था कि आप उसका इलाज करेंगे। गवर्नर एड्रेस में तो उस रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लेम करती है, दावा करती है कि हमने जी 370 पर रेजोल्यूशन लाया, हालांकि उसमें उस 370 का कहीं जिक्र नहीं था। गवर्नर एड्रेस में उसकी भी जुर्रत नहीं की है इस कैबिनेट ने कि उसका तज़किरा हो। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे में हम और क्या कहें, यही कहेंगे कि हमें तो ताना देते हैं ये, आपने जी बीजेपी के साथ सरकार बनाई, मगर हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बावजूद यहाँ पीडीपी का एजेंडा चला। जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना वो भी पीडीपी का एजेंडा था। जो हमने 2 साल, मैंने और 10 महीने मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ काम किया, उसमें भी पीडीपी का एजेंडा चला। चाहे पत्थरबाजों को एमनेस्टी की बात हो, चाहे हुर्रियत वालों को लेटर लिखने की बात हो, चाहे डायलॉग की बात हो, चाहे ऑल पार्टी डेलीगेशन लाने की बात हो, चाहे सीज फायर की बात हो, चाहे बीजेपी के 2 मिनिस्टर कुटवा रेप में ड्रॉप करने की बात हो, जो जिसमें उन्होंने जलसे में शमूलियत की थी। तो हमने तो उस वक्त बहुत मुश्किल हालात में, हालांकि सिचुएशन बहुत ख़राब थी, और हमने अपना एजेंडा चलाया। आज लगता है बदकिस्मती से कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज़ वो कम कर गए हैं, और वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी पिछले 2019 से एक नैरेटिव चला रही है। देखिए, एक
लेजिस्लेटर कैसे जुर्रत करता है, वो डिक्टेट करता है स्पीकर साहब को कि आप जी एंटी नेशनल और कोई ऐसा जो है रेजोल्यूशन या उसको एक्सेप्ट, इट इज द जॉब ऑफ द स्पीकर, हु इज द बीजेपी एमएलए टू डिक्टेट इट। मगर स्पीकर साहब खामोशी से सुनते रहे, मुस्कुराते रहे और सर हिलाते रहे, ये ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस उम्मीद से लोगों ने वोट डाले थे, 70% लोगों ने वोट डाले और एक जमात को यहाँ वोट डाले, जम्मू में बीजेपी को मिला, यहाँ ओवरऑल एनसी को मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी, मैं नहीं कहती हूँ कि उन्होंने 4 महीने में ही पता नहीं क्या कमाल करना था, मगर जबान देखिए, बीजेपी 1947 से 48 जब से जम्मू कश्मीर का इलाहाक हुआ, उसके बाद स्पेशल पोजीशन मिली, तब से वो 370 के मुखालिफ बात करते रहे, उनके पास कोई ताकत नहीं थी। और आज उमर साहब कहते हैं कि मुझे 370 बीजेपी से कैसे लूंगा। तो अगर वो 70 साल जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी इसको छीनने की बात करते रहे, तो कम से कम आप 370 जबान पे लब कुशाई कर लीजिए कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, इसको हम रेस्टोर, हम नहीं कहते हम अकेले रेस्टोर करेंगे, हम सब मिलजुल के इसको रेस्टोर। मगर मेरा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त सिर्फ 370 या स्टेटहुड की बात पे नहीं अटका हुआ है, हमारे मामला बहुत हैं, जिसके लिए आपने खुद भी सुना होगा कि हमने कई बिल्स लाए हैं, जिसके लिए मैंने उमर साहब को लेटर लिखा, मैंने कांग्रेस को लेटर लिखा, मैंने पीसी को लेटर लिखा, और मैंने उनसे कहा कि ये पॉलिटिक्स को अलग करके ये हमारे मुद्दे हैं जो हम सब लोगों के मुद्दे हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं समझती हूँ, एक तो है जो हमारे डेली वेजर्स हैं। कई लोग कहते हैं मैंने अपने वक्त में किया था, मैंने SRO 520 लाया था, सब कुछ हमने मुकम्मल किया था, तकरीबन 1 लाख डेली वेजर्स का बायोमेट्रिक हो गया था, सरकार गिरी, वो रुक गया। अभी भी वो सारा कुछ उनके पास, सरकार के पास रिकॉर्ड है, अगर वो चाहें तो 520 SRO के तहत इनको रेगुलराइज करेंगे। इनकी लाइफ बहुत ख़राब है, 30-30, 20-20, 25-25 साल से ये लोग काम करें। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर ये लोग डेली वेजर्स डिपार्टमेंट्स में ना हो, ना हमारी बिजली चलेगी, ना हमारा पानी चलेगा, ना हमारा इरिगेशन चलेगा, ना कोई डिपार्टमेंट हमारा काम करेगा अगर ये डेली वेजर नहीं। डेली वेजर के बलबूते पे ही डिपार्टमेंट्स चलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस बिल पे सरकार जो है, सरकार की मदद भी हमें हासिल होगी, और जो बाकी जमातें हैं उसमें हमने बीजेपी को भी लेटर लिखा कि ये साझा मामला है, डेली वेजर जम्मू में भी, कश्मीर में भी, इसमें हमारी मदद कर लीजिए। दूसरा, प्रॉपर्टी राइट, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, 2019 के बाद एक होड़ लगी हुई है, नौकरियों से हमारे लोगों को निकालते हैं, अगर कोई जॉब निकलती है उसमें बाहर के लोग भी इंक्लूड किए जाते हैं। इसी तरह हमारी ज़मीन, आप देखिए, हज़ारों कनाल ज़मीन रेलवे के नाम पे, डेवलपमेंट चाहिए हमें, मगर रेलवे के नाम पे, रोड्स के नाम पे, जो रोड ऑलरेडी बने हैं दूसरा रोड बनाओ, पहला रोड बनाओ। जैसे वहाँ आपका मुगल रोड पर टनल बनाने के बजाय दूसरा रोड बनाओ। इसी तरह सैटेलाइट टाउन के नाम पे, इसी तरह जो बाहर के बड़े बड़े लोग हैं उनको इंडस्ट्री के नाम पे हमारी ज़मीन कौड़ियों के दाम इसको दी जा रही है। मगर जो यहाँ लोग रहते हैं, जिनके पास 12-13 मरले, 14 मरले, 8 मरले जिनने मकान बनाए हैं, तो उनको आपने पता है कई बार बुलडोज़र चला, और ये बुलडोज़र ज़्यादातर जम्मू में चलता है, और वो भी उन एरियाज़ में जहाँ बेचारे गरीब, गुजर, ट्राइबल, पहाड़ी लोग, या कोई कश्मीरी भी मुसीबत में चला गया वहाँ रहता है, तो रोज़ कहीं ना कहीं वहाँ बुलडोज़र चलाया जाता है। तो हमने कहा कि ये ज़मीन जो जम्मू कश्मीर की है, ये यहाँ के लोगों का पहला हक बनता है, जो यहाँ रहते हैं, जिन्होंने छोटा सा घर बनाया हुआ, अपना आशियाना बनाया हुआ है, उसको ये हुकूक मिलने चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप सारी ज़मीन सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स के लिए आप बहुत ज़मीन देते हो, सड़क के नाम पे, सैटेलाइट टाउन के नाम पे जो अभी ज़मीन दी जा रही है, मेरे ख्याल में 1,80,000 कनाल ज़मीन जा रही है वो, और उसके पे भी कोई हमारा सरकार की तरफ से जवाब नहीं आई, सैटेलाइट टाउन किन के लिए बनाए जा रहे हैं। तो अगर इसी तरह हमारी ज़मीन जाती रही और हमारे लोगों को बुलडोज़र का सामना करना पड़ा छोटी छोटी जगह बचाने के लिए, तो कहीं हमारी सिचुएशन, हमारे हालात, चाहे वो जम्मू का डोगरा हो, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे हमारा गुजर हो, पहाड़ी हो, जो भी लोग हैं इस जद में आते हैं, हमारे हालात रोहिंग्या जैसे ना हो जाए। तो इसलिए मेरी फिर से गुजारिश है,
सरकार से और उनकी जो इकाइयाँ उनके साथ जो उनके अलायंस पार्टनर है और पीसी से और बीजेपी से, कि इसमें हमारी मदद कर लीजिए कि ये प्रॉपर्टी राइट्स उनको दिए जाएं जिनके पास इस वक्त छोटे छोटे घर हैं इसमें गवर्नमेंट लैंड में। और उसके बाद बैन ऑन सेल ऑफ अल्कोहल, इसमें पब्लिक ड्रिंकिंग को बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो आप जानते हैं कई लोग इस पे भी कहते हैं कि इन्होंने अपने टाइम में क्यों नहीं किया। आप लोग गवाह हैं, 2019 से पहले चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी या हमारी सरकार थी, पीडीपी की सरकार 1947 से लेके आज तक मुफ्ती साहब कुल 3 साल और 10 महीने चीफ मिनिस्टर रहे और मैं 2 साल रही हूँ। तो 6 साल में कहते हैं आपने क्यों नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको भी मालूम है इससे पहले 2019 से पहले 2 दुकानें कैंटोनमेंट में होता था और डलगेट में होती थी। अगर आप आज देखेंगे, आज ये बहुत बड़ी वबा है। और दूसरी जो टूरिज्म को लेके बात करते हैं कि ये टूरिज्म के लिए है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर अगर कहीं टूरिस्ट सेफ है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो लड़कियाँ, जो लेडीज़, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ अकेले ट्रैवल करती हैं, वो कश्मीर में करती हैं। वो इसलिए करती हैं कि यहाँ अभी हमारे जो समाजी जो समाज में अभी कुछ हमारे कदगन लगे हैं, अभी हया है, बाप बेटे के सामने शराब नहीं पीता है। अगर अभी पीते भी हैं छुप छुप के पीते, पर जिस तरह इस शराब की दुकानों को यहाँ आम किया गया है पिछले कुछ सालों में, उससे ये एक लत बन चुकी है। अभी आप देखिए शराब के दुकानों के बाहर इतनी लाइनें होती हैं। उसके बाद मैं अभी देख रही थी एक वीडियो, कोई पकड़ के उसको घसीट रहे थे, उसको शराब पी के पता नहीं थी। तो मैं टूरिस्ट के लिए भी कह रही हूँ, खासकर हमारी जो बच्चियाँ बाहर से आती हैं, उनकी सबसे बड़ी सेफ्टी ये है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक शराब कल्चर ओपन नहीं है, हो गया है और अभी ओपन नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है उमर साहब से भी, चलिए हमने नहीं किया, आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। तो अगर आप करेंगे बहुत अच्छा होगा, अगर इस पर बैन लग जाए। और इसमें जो हमारे बच्चे जो ड्रग एडिक्शन है हमारे बहुत ज़्यादा है, और ये जो कंबाइन होते हैं दोनों, तो ये बहुत ख़तरनाक है। ड्रग्स में तो पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और उम्मीद करते हैं हम ज़्यादा काम करेंगे, मगर इसमें भी हम चाहते हैं ये हमारी मदद करें। इसके अलावा एक बहुत बदकिस्मती की बात है कि जो सेक्रेटरीट, असेंबली सेक्रेटरीट, वो कहते हैं आप फलानी डिपार्टमेंट पे कोई सवाल ही नहीं पूछना चाहते। तो मुझे ये बताइए कि जब हमने इलेक्शन के दौरान में वादे किए प्रिजनर्स को लेके, अभी हम जानना चाहते हैं कितने प्रिजनर्स हैं, कहाँ कहाँ बंद है, क्या है, वो कहते हैं आप ये सवाल ही नहीं पूछ सकते। तो फिर हम कहाँ जाएं? अगर हम नहीं पूछ सकते तो क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता है इस सरकार का कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये टेकअप करे? हमने भी एक जो है लेटर भेजा है, कम्युनिकेशन भेजा है, डीजी को भेजा है, चीफ सेक्रेटरी को भेजा है, हमारे वकील जो अब्दुल मजीद डार साहब है, सुप्रीम कोर्ट वकील है, खुर्शीद आलम की तरफ से, कि हमें लिस्ट बताइए कि हमारे जम्मू कश्मीर के कितने कैदी हैं, कहाँ कहाँ हैं, उनके नाम बताइए, ताकि वो बहुत गरीब घरों के लोग हैं। खासकर श्रीनगर में अगर आप देखेंगे उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो उनसे मिलने जाएं। हम चाहते हैं कि हमें पता चले ताकि हम कोशिश करें किसी न किसी तरीके से उनको कोई लीगल मदद दी जाए, मगर हमारे पास लिस्ट नहीं। दूसरा ये मेरी उमर साहब से मोतबाना गुजारिश है कि चलिए मानिए कि आप छोड़ नहीं सकते हैं इनको, ये जो प्रिजनर्स हैं, मगर कम से कम आप ये मामला तो उठाइए, उनको वहाँ से यहाँ शिफ्ट तो कर लीजिए। बहुत बुरी हालत है। कई ऐसे लोग हैं जो कैंसर के पेशेंट हैं, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं नाम लूंगी कुछ लोगों का तो खुदा ना खास्ता उनको और तंग करेंगे। तो मैं इनसे यही कहूंगी कि कम से कम ये जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी हमें डिटेल चाहिए, उनके नाम चाहिए, वो कौन कौन से जेल में बंद है, उनका ट्रायल भी नहीं हो रहा है उनका, और जिनका ट्रायल होता है वो इतना स्लो है कि बेचारे माँ बाप कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, इतने सालों साल ट्रायल चलाते रहेंगे। दूसरा ये जो पासपोर्ट अगर आप मिलता भी है पर नो फ्लाई लिस्ट पे आपका नाम है तो क्या करेंगे, उस पासपोर्ट का क्या फ़ायदा है? तो इसका चाहती हूँ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है ये इशू को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करे। और ये जो बिल्स हैं, पहले तो खैर मैं मीटर में नहीं जाऊँगी क्योंकि इन्होंने कहा था कि मीटर, उमर साहब ने, कि मीटर को जो बात करेगा तो मैं खुद देख लूँगा अक्टूबर के बाद, मगर आज वो कहते हैं 100% मीटिंग होनी चाहिए और गवर्नर साहब ने उसका आज भी जिक्र किया है।
मगर मैं कहती हूँ जो गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, कम से कम उनको वन टाइम माफ़ी देनी चाहिए, माफ़ करना चाहिए। उनको जो फीस है हज़ारों में है, कईयों का लाखों में फीस आ गया है, वो बेचारे कहाँ से लाएंगे। और बिजली काट दी जाती है। तो उमर साहब सीतारमन जी से, ये निर्मला सीतारमन जी से सवाल उठाएं, उनसे बात करें कि हमारे यहाँ बहुत ही हालात ख़राब रहे, मुश्किलात रहे, तो कम से कम जो बहुत गरीब तबका है उनकी ये फ़ीस वन टाइम माफ़ की जाए। और इसके अलावा जो रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स का जिक्र किया है गवर्नर साहब ने, ये तो रिवायती तौर पे हर इसमें गवर्नर एड्रेस में होता है, मगर हम जानना चाहते हैं कि वो क्या स्टेप्स लेना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना चाहते हैं। ये तो हम कहते हैं ऑनरेबल, बट व्हाट ऑल अमली वो क्या करना चाहते हैं, बिकॉज हम भी चाहते हैं हमारे कश्मीरी पंडित यहाँ आए, उन्होंने 2 सीटें उनके लिए नॉमिनेशन, हम चाहते हैं नॉमिनेशन के बजाय अगर उन्होंने इलेक्शन में रखा होता उनके 2 सीटें रिजर्व, एक जम्मू में एक कश्मीर में, तो मुझे लगता है वो एक रास्ता खुल जाता है। कश्मीरी पंडित यहाँ इलेक्शन लड़ता, लोगों में उठता, घूमता, वोट मांगता, वो एक अच्छा रास्ता होता, पर वो नहीं किया। तो इसलिए मैं, ये है जो हमने खुर्शीद आलम साहब की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को और डीजी को लेटर गया है कि हमें जितने भी प्रिजनर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी लिस्ट दे दीजिए। हम आरटीआई भी करना चाहते हैं, मगर पहले भी किसी ने आरटीआई किया गया तो उसको ये जवाब मिला कि ये सिक्योरिटी मामला है, इसका हम जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए वी वेंट डायरेक्टली टू चीफ सेक्रेटरी एंड डीजी साहब। हम चाहते हैं इन घरों की किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई मदद हो जाए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उमर साहब इनका मसला उठाएंगे कि इनको यहाँ शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना चाहते हो तो मैं, मेरा आपसे सवाल है, जो पोल प्रॉमिसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से किए गए थे, चाहे वो फ्री राशन का हो या 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के हो, 1 लाख नौकरी, जी उस हवाले से आपको क्या कहना है, आपकी क्या तासुरात नहीं, देखिए है? मैं कहती हूँ, मैं आई विल नॉट राइट बी वेरी अनरीजनेबल, मैं ये नहीं कहूँगी कि रातों रात ही ये सब हो जाना चाहिए, मगर कुछ चीज़ें अब तक होनी चाहिए थी। जैसे उन्होंने राशन के बारे में बात की थी तो कहीं ना कहीं वो होना चाहिए था, जैसे उन्होंने बिजली के बारे में बात की थी वो होना चाहिए था। अभी भी वही सिलसिला है, जो रिक्रूटमेंट होती है वो एप्टेक के जरिए होती है। एप्टेक इज़ अ ब्लैक लिस्टेड कंपनी, आपको मालूम है, और उन्होंने कहा था 1 लाख नौकरियां हम देंगे, उसका कोई अभी जिक्र नहीं हो रहा है। तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी बात जो है, जो यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी आपने देखा बारामूला, सोपोर में, बुमाई में वसीम मीर, और आपने कुठवा में देखा वो जो मक्खन दिन, किस तरह बेदर्दी से उनकी जानें ली गई। और अफसोस तो ये है कि हमारी जो सरकार है, इन्होंने मतलब वो कहते हैं मैं क्या करूं, क्या कर सकते हैं आप? बात करना हमारा काम है, इशू उठाना हमारा काम, आपका काम है एक्शन करना। आप फ़ोन कर सकते थे डिफेंस मिनिस्टर को, आप होम मिनिस्टर को फ़ोन कर लीजिए कि ये नहीं चलेगा, दिस इज़ नॉट डन। तो मैं तो चीफ मिनिस्टर थी जब मैंने आर्मी के खिलाफ यहाँ एफआईआर दिया, और सीतारमन को फ़ोन पे सीधे बताया, उस वक्त वो थी डिफेंस मिनिस्टर थी वो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा इसने गलत किया, सो वी आर गोइंग टू टेक एक्शन, वी आर गोइंग टू लॉन्च एन एफआईआर। कर ली हमने। तो मैं कहती हूँ कि कुछ तक कहीं तो अपने लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा ना। आप नवीन पटनायक बनना चाहते हैं, आप केजरीवाल नहीं बनना चाहते हैं, आप ममता बनर्जी नहीं बनना चाहते, आप नवीन पटनायक बनना चाहते हैं, मगर कम से कम ये तो उड़ीसा नहीं है। यहाँ तो लोगों के रोज़ छापे पड़ते हैं। अब छापों में तेज़ी आई है, बंद नहीं हुआ है, लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है, आप खामोश रहते हैं। आप सिर्फ कहते हैं मैं कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहता हूँ, तो फिर सरकार किस लिए है कि अगर वो दिल्ली के साथ कन्फ्रंटेशन हम भी नहीं चाहते हैं, मगर बात तो करनी है। वो बात कौन करेगा? बिजली हमारी पीडीपी का ये एजेंडा रहा है, और हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस में भी ये था कि हमारा इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से बहुत नुकसान होता है, हमें उसका कंपनसेशन कर लीजिए, ताकि हम वो टोकरा लेके, वो जो है वो बैगिंग बाउल लेके हम हमेशा आपके सामने खड़ा ना होना पड़े। महबूबा जी, ये जो आपने प्रिजनर्स की बात की है, और कुछ ऐसे इश्यूज थे कि जो लेजिस्लेटर्स असेंबली में सवालात नहीं पूछते, जो होम के रिलेटेड है, लैंड ऑर्डर के रिलेटेड, क्योंकि ये सवालात हमने भी कई बार डायरेक्टली उमर साहब से भी पूछा और उनके पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन से भी। तो वहाँ से कहते हैं कि एक तो जॉइंट के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्लियर बताया गया है कि डूज एंड डोंट्स शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा ये कि जो लैंड ऑर्डर होम वगैरह ये इनके कंट्रोल में नहीं है, इसको डायरेक्टली या तो होम मिनिस्टर देखते हैं या तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर देखते हैं। सो इस सूरत हाल में शायद इनके पास नहीं, मतलब आप नॉर्मलाइज ये सब, इसका मतलब है जो 2019 को हुआ, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किया, जो उन्होंने कानून हमारे पे मुसलत किए,
उनको चुपके से मान के उनके बारे में बात ना करके, कोई रेजिस्टेंस करके आप वो सब कुछ नॉर्मलाइज कर रहे हैं। यू आर नॉट सेइंग दिस इज नॉट, ये अगर आपने यहाँ ये ज़मीन का मामला है, इसको ठीक बात तो करनी है ना आपने। अगर आप चुपके से हर बात मानते हैं, इसका मतलब आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं। आप कहते हैं सब कुछ जो हुआ है वो ठीक ठाक हो गया, जैसे उमर साहब ने अभी दिल्ली में कहा कि 370 के बाद यहाँ हालात ठीक हो गए हैं। इसका मतलब है यू आर नॉर्मलाइजिंग व्हाट इज एबनॉर्मल। हमारे लिए तो एबनॉर्मल है अभी भी, हमारे लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है, इट्स एबनॉर्मल। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता है। हमारा हज़ारों कनाल ज़मीन अभी भी अपनी मर्ज़ी से जिसको देना चाहते हैं दे देते हैं, और हमारे लोगों को जो है घरों से निकाल के उनकी ज़मीनें उनसे बुलडोज़र चलाते हैं। तो अगर हम कहें कि ये सारा सेंटर का है, हमारा कुछ नहीं है, दैट मीन्स वी आर नॉर्मलाइजिंग इट। वैभव जी, आपने अभी बताया कि 70 सालों से बीजेपी का ये एजेंडा रहा है, 370 जो 2019 को हुआ। आपको भी ये पता था, फिर आपने सरकार बनाई क्यों? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आज की मौजूदा सरकार है वो आप पर ब्लेम कर रही है कि जो कुछ भी यहाँ पर हुआ वो पीडीपी की रही। देखिए, सरकार हमने बनाई और मुझे फख्र है, मैंने उस बीजेपी को घुटनों पे लाया जो कहती थी हम 370 ख़त्म करेंगे, और उनको हाथ नहीं लगाने दिया जितने देर में सरकार में थी। मुझे बताइए उमर साहब, एक एफआईआर वापस, आज की बात नहीं, जब ये चीफ मिनिस्टर थे इन्होंने एक एफआईआर वापस ली, क्योंकि कांग्रेस के साथ इनकी सरकार थी, जुर्रत की एक एफआईआर वापस ले। अफजल गुरु को फांसी लेके तो उमर साहब ने क्या कहा, मैं डेली वेजर हूँ। मेरे वक्त में एक बात बताइए कि जो बीजेपी की मर्जी से हुई हो, हमने अपना एजेंडा चलाया। अगर हम ताने देने लगे तो 47 किसने किया, इलाहाक का के ऊपर सवालिया निशान 53 में किसने डाला, यहाँ के लोगों को जहनी तौर पे किन्होंने बिल्कुल वो अनसर्टन माहौल ख़राब कर दिया। कभी हिंदुस्तान, कभी आज़ादी, अब फिर उमर साहब ने कहा पहले विजिट। तो अगर हम इल्ज़ाम देने के लिए आए तो 75 में किसने नॉर्मलाइज किया प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाना, सदर रियासत को गवर्नर बनाया, मैं नाम लूँ उनका। 87 में किसने दानिया करके यहाँ कब्रिस्तान बनाए, किसने किए दानिया? सलाउद्दीन किसने बनाया? यासिन मलिक आज जेल में है तो किसकी वजह से है? 96 में जब यहाँ लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उसी तनख्वाह पे काम करके इलेक्शन लड़ने के लिए कौन तैयार हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस से हम, बजाय कोई मांगने के लिए भी पहले मुझे ये चीज़ें दे दीजिए, उसके बाद मैं इलेक्शन लड़ूंगा। क्या फारूक साहब के पास उसको ताकत नहीं थी? वो तो रोज़ कहते हैं कि जी दिल्ली वालों ने मेरे पाँव पकड़े कि आप आ जाओ वापस जम्मू कश्मीर को संभालो। अगर वो इतने ताकतवर थे, अगर दिल्ली वाले इतने मजबूर थे, तो उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने कहा कि मैं तब तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक आप ऑटोनॉमी का मेरा रेजोल्यूशन ये नहीं मानते हो? तो अगर हम मुंह खोलने पे आएंगे फिर तो बात बहुत आगे तक चलेगी। मुझे फ़ख्र है बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद जो मैंने किया, जो हमने एजेंडा चलाया। आपका सारा जम्मू कश्मीर सैलाब में तबाह हो चुका था, 80,000 करोड़ रुपए लाया हमने, सड़कें मकान सब तबाह था। आज पता नहीं चलता है कि वो खुदा ना खासा ऐसा सैलाब आया था। मुझे बताइए, ये तो है एक कौड़ी के लिए अभी दरवाजे पे जाते हैं और वहाँ से खाली हाथ लेके आते हैं। और 50 मेंबर है इनके पास, मेरे पास 50 नहीं थे, मेरे पास सिर्फ 28 थे। तो ये तो बातें आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ जाएगी। आपको नहीं लगता ये सियासी इख्तिलाफात, ये झगड़े पास से पुष्ट रख के तमाम सियासी जमातों को, रीजनल पार्टीज को एकजुट होना चाहिए? स्टेट, मैंने बोला ना, ये जो 3 बिल्स लाई हैं, मैम पूरा सवाल, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कहना है जो यहाँ पे स्टेट को रेस्टोर नहीं हुआ है, यही चीजें हैं, यही नहीं, मुझे बताओ ये जो रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस, इसके लिए कौन सा स्टेट हो चाहिए आपको? बाकी चीजें तो नहीं, ये कर लेना पहले। शराब के ऊपर बैन लगाने के लिए कौन सा स्टेटहुड चाहिए आपको? प्रिजनर्स को वापस लाने के लिए कौन सा स्टेटहुड चाहिए? जमीन को रेगुलराइज करने के लिए कौन सा स्टेटहुड चाहिए? नौजवानों को 1 लाख नौकरियां आपने बोला, उसके लिए कौन सा स्टेटहुड चाहिए? बिजली में एमनेस्टी देने के लिए कौन सा स्टेटहुड चाहिए? ये जो रोज पकड़ दकड़, ये जो मखनदीन को या इसको किया, उसके लिए बात करने के लिए कौन सा स्टेटहुड चाहिए? ये तो स्टेटहुड का तो बहाना है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। भाई आपके पास जो पावर है उसको इस्तेमाल करो। स्टेटहुड वो तभी देंगे जब वो देना चाहेंगे। आपके रोज रोज उनके दरवाजे पे जाने से कुछ नहीं होगा। मैम, बिल 2024 उससे आप हमारी इंसल्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की इंसल्ट करते हैं, जिनका सब कुछ खो गया है। 370 के ऊपर आप खड़े होने के बजाय, बात करने के बजाय, आप रोज कटोरा लेके मुझे स्टेटहुड दे दो। क्यों? फारूक साहब ने कहा 6 मिनिस्टरों पे जम्मू कश्मीर नहीं चल सकता, हमें और मिनिस्टर बनाने हैं।
मैम आपको नहीं लगता मरकजी सरकार को भी ये लग रहा होगा सियासतदान कहाँ रमज गाँव, वो भी फिर उसी नजरिए से चलते हैं? नहीं, वो तो उनको देखना चाहिए जिनके पास 50 सीटें हैं, वो उनको सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें नहीं दिया, उनको एतमाद दिया। अब उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो मरकज के साथ किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मुश्किलात हैं उनको दूर करें। थैंक यू।